जॉन्डिस हुआ अगर किसी को, जॉन्डिस, बार बार जॉन्डिस तो जॉन्डिस में फिर बॉडी पीली कैसे हो जाती है? मान लो कि उस हिपेटोसाइट के अंदर एक एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो बहुत अच्छा काम करता है उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, आपने कभी ये सोचा कि आपका स्टूल जो है वो हमेशा पीला ही क्यों है? हाँ, वो यूरिन जो है वो इतना पीला क्यों आता है ना, हल्का वाइटिश जैसा, हाँ। जो हल्का सा पीली जैसी चीज़ उसमें आती पीली, है। हाँ। जिन्होंने घर पे बिल्ली या कैट पाली है तो आपको हेपेटाइटिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ऐसा क्यों? आपकी डेथ तक हो सकती है, मतलब स्पेशली कैट्स में ही होता है, स्पेशली कैट्स में, डॉग्स का तो सबसे ज़्यादा रैट्स में। जो लोग हर रोज़ गटर साफ करते हैं, जो अपने शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं रखते हैं, उन लोगों को ये गटर से होने वाला हेपेटाइटिस होगा ही होगा, ज़िंदगी में 1 या 2 बार। ओके, तो अगला सवाल है विनीता जी का है, हरियाणा से वो पूछ रही हैं कि उनको ना एक बार पीलिया हुआ था, तो जब उनको पीलिया हुआ तो उन्होंने कंघी से उनको इतनी ज़्यादा खारिश हो रही थी तो पूरी बॉडी उन्होंने अपनी कंघी से पूरी छील डाली थी। तो ऐसा मतलब क्या है, इतनी ज़्यादा खारिश क्यों? देखो, ये मैक्सिमम फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। जो थर्ड मेडिसिन है जो जॉन्डिस में पेशेंट को दी जाती है सबसे ज़्यादा, वो है काल। पोर्ट ब्लेयर में ये रिसर्च हुई थी कि इस मेडिसिन से काला पीलिया और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कम हो सकता है। ओके। नमस्कार, मैं हूं सोनिया धीमान और स्वागत है आपका हमारे आज के हेल्थ एपिसोड में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जॉन्डिस। जी, जिसको हिंदी में कहते हैं पीलिया। पीलिया को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिल पाते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे सवालों के जवाब, तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे बोनस पॉइंट्स। कैसे आप जॉन्डिस को घर बैठे भी पहचान सकते हैं, कैसे अपनी लिवर की रिपोर्ट स्टडी कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि हिम्स हॉस्पिटल में एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और काफ़ी समय से इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी इनको इस चीज़ में मिली हुई है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार डॉक्टर अभिषेक। नमस्कार मैम। वेलकम टू आवर हेल्थ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अभिषेक BMS और मैं आचार्य जी के साथ लीवर, किडनी, स्किन के पेशेंट्स को पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ। और हम आज बात करेंगे लीवर के बारे में, बेसिकली कि लीवर काम कैसे करता है। हाँ जी। और लीवर में कौन कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, वो आपने बता ही दिया, जैसे कि एक जॉन्डिस है ना, पीलिया सबसे ज़्यादा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। काला पीलिया क्या होता है, कैसे लक्षण होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं जॉन्डिस के, तो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जॉन्डिस आखिर है क्या? जॉन्डिस को जानने से पहले हम लोग कुछ अगर 3-4 कुछ टर्म्स आती हैं, अगर उनको हम जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो एक टर्म आती है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ओके। हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो होता है वो होता है कि आपका जो बिलिरुबिन लेवल है वो 0.2 से 1.2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन जब वो 1.2 से ऊपर चला जाता है तब आप बोल सकते हैं कि पेशेंट इज हाइपर बिलिरुबिनीमिया, मतलब पेशेंट को बिलिरुबिनीमिया हो गया है। ठीक है, अभी हम जॉन्डिस नहीं बोल सकते पेशेंट को, जब तक जॉन्डिस के कुछ अदर लक्षण आते हैं, है ना, तो इट इज़ हाइपर बिलिरुबिनीमिया। नेक्स्ट जो आता है उसे बोलते हैं हम जॉन्डिस। कि अब ये जॉन्डिस क्या है? तो जॉन्डिस कुछ भी नहीं, जॉन्डिस एक आपका पीलापन हो गया जो आपकी सलाइवा को पीला कर सकता है, आपकी स्किन की डिस्कलरेशन को येलो कर सकता है, आपकी इंटेस्टाइनल फ्लूइड को पीला कर सकता है ना, आपके नाखून को पीला कर सकता है, उसे जॉन्डिस कहेंगे। ओके, बट ये जॉन्डिस आखिर होता कैसे है? जॉन्डिस के बहुत सारे प्रकार आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है वो है हमारे पास कोलेस्टेसिस। ओके। कोलेस्टेसिस का मतलब होता है कि आपका स्टेसिस का, जैसे स्टेसिस वर्ड है उसमें हम बता सकते हैं कि एक जगह पे ब्लॉकेज है ना। ब्लॉकेज का मतलब कि हिपैटोबिलियरी सिस्टम या ड्रेनेज, जहाँ पे या पथरी की वजह से या किसी और वजह से स्टेसिस हो गया, बंद हो गया, और जो बिलिरुबिन लेवल है वो इम्पेयर हो जाता है ना, मतलब कि कम ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक वर्ड आता है व्हाट इज इक्ट्रस। इक्ट्रस का मतलब होता है कि आपकी जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा मीन्स ये आप वाइटिश पार्ट अगर आप आंख का देख रहे हैं तो वो जो वाइटिश पार्ट है वो येलिश हो जाना। तो ये 4 वर्ड्स
सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, एक ओपीडी डॉक्टर को भी, ओके कि अगर जब वो डायग्नोसिस बनाता है तो उसमें हाइपरबिलिरुबिनीमिया लिखता है, वो एक ट्रेस लिखता है, कोलेस्टेसिस लिखता है, ठीक है, देन उसके बाद उसमें फर्दर कितनी वैल्यू है ये वो लिखता है। ओके तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन्डिस क्या चीज़ है, जॉन्डिस होता होता है? कैसे? तो आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानने में आएंगे तो जॉन्डिस बहुत बड़ा है ओके कि कैसे कैसे होता है। तो हमारे जो ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन, जी हाँ, बट मैंने सुना था कि जॉन्डिस जो है वो लिवर से रिलेटेड होता है। लीवर से रिलेटेड होता है, लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो स्टार्ट होता है वो स्प्लीन से स्टार्ट होता है मैक्सिमम। ओके लीवर में भी स्टार्ट होता है, वो कैसे स्टार्ट होता है वो फर्दर स्टेजेस होती हैं, वो बताऊंगा मैं आगे। ओके तो स्प्लीन से नेक्स्ट वन हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो, थर्ड वन इज लिवर, ओके फोर्थ वन हमारा जीआईटी। जीआईटी हमारा काम कैसे करता है, काम कैसे कर, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी पूरी बॉडी से चल के आएगा स्प्लीन में। ठीक है। आप ये पिक्चर इमेजिन करते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे आरबीसी कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहा है वहाँ से। स्प्लीन जो है वही ना जो हमारे पेट के ऊपर होती है, हाँ, छोटी पेट सी? की, हाँ पेट में ही होता है। ओके वो थोड़ा सा ग्रीनिश जैसे कलर का होता है। हम लोग ओके। अगर डायग्राम में भी देखेंगे तो डायग्राम में भी हमारे को ग्रीनिश जैसा दिखता है। और हम लोग अगर एब्डोमिनल कैविटी ओपन करके देखेंगे तो वो हल्का सा ग्रीनिश ही दिखता है, ओके ठीक है। तो आरबीसी जब स्प्लीन में जाते हैं तो आरबीसी टूटता है, ओके ठीक है। उसका अंदर का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन टूट के प्रोटीन्स बनाती हैं। अंदर का जो प्रोटीन्स होंगे वो टूट के अमीनो एसिड्स बनाते हैं, ओके है ना। और बाकी के जो न्यूक्लियस है आरबीसी का वो टूट के बनाता है हीम। ओके तो हीम के बाद की जो प्रोडक्शन है वो जॉन्डिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके हीम के बाद बिलिवर्डिन, बिलिवर्ड ये सारा कुछ स्प्लीन में हो रहा है, ओके ठीक है। बिलिवर्डिन के बाद बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन जब बन गया अब स्प्लीन बोलता है कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, अब आप मैं इसको सर्कुलेशन में धक्का दे रहा हूँ। अब सर्कुलेशन बॉडी का संभाले कि ये कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, ये मेरा काम नहीं है। तो मतलब इसके बिलिरुबिन बाद जो है स्प्लीन फिर शुरू होता है जी, बिलिरुबिन लिवर का काम। निकल करके सर्कुलेशन में चला गया। ओके और आपको ये जान के थोड़ा सा दुख भी होगा और जान के थोड़ा हैरानगी भी होगी कि बिलिरुबिन इज द हाईएस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो आप सोचो कि हमारी बॉडी फटाफट कितना काम करेगी उस बिलिरुबिन को बाहर निकालने के लिए। तो बिलिरुबिन को निकाल के सर्कुलेशन में लाया गया। अब बिलिरुबिन जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ओके वो बहुत यहाँ वहाँ घूमने की कोशिश करता है, अब कहाँ जाओ, अब कहाँ जाओ, अब कहाँ जाऊँ। अगर ये बिलिरुबिन ब्रेन में चला गया, है ना, ब्रेन के जितने फंक्शनिंग है ना, जो इम्पल्सिस है हमारी, वो ब्रेन काम नहीं करेगा और ब्रेन डैमेज हो सकता है अल्टीमेटली। तो इसलिए लीवर बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करता है उस बिलिरुबिन को रोकने के लिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो कितना इंटेलिजेंट है लिवर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का कि बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन को वो सिक्रीट करता है और जाकर के बिलिरुबिन पे बाइंड हो जाता है और उसको बोलता है कि बेटा तू यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, अब तू यहीं पे स्टेबल रह और तुझे मैं देखता हूँ कि तू शरीर से बाहर मैं निकालता हूँ। मतलब लिवर एक तरीके से हमारी जान भी बचा रहा है, जान भी बचा रहा है। लीवर का काम है कि बॉडी को अच्छे से अच्छे फैट को, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लीवर करता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस पे काम करते हैं और उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद वो जो बिलिरुबिन है वो एक बहुत मोटा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हमारे जो जब वो सर्कुलेशन से किडनी में जाता है तो किडनी का जो नेफ्रॉन है वहाँ पे एक छन्नी लगी होती है, जैसे हम घर पे आटा छानते हैं ना, मोटा आटा ऊपर आ जाता है और पतला वाला जो है वो छन के नीचे आ जाता है। वैसे ही उसे बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ओके ठीक है। अभी तक जो बिलिरुबिन स्प्लीन ने सिक्रीट किया दैट इज नोन एज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेशन मतलब कि कोई चीज उस पे आकर के अटैक नहीं की है या बाइंड नहीं हुई है, ठीक है। तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, उसके साथ बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ गया। तो वो लिवर ने किया, वो अब जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि जो मैश है जो भगवान ने किडनी में लगा रखी है वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, ठीक है। तो अब लीवर फिर सोचता है कि भाई ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, एक तो मैंने इसको रोक दिया, अब मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा। तो लीवर की पोर्टल सर्कुलेशन, हमारे लीवर में एक सर्कुलेशन, ब्लड आना और ब्लड का जाना, ये दौरा चलता रहता है। तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीवर के अंदर एंटर करता है। और लीवर के अंदर जो एंटर करता है कहाँ जाता है, हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स का मतलब है कि लीवर के सेल्स। ठीक है। लीवर के सेल्स होते हैं, वो ग्रैस्पिंग पावर होती है उनकी, लीवर की। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है,
हमारा ह्यूमन बॉडी में सामने फेस है और बैक साइड में हमारे कुछ और फंक्शनिंग है, डोर्सल एरिया, फ्रंटल एरिया, ठीक है। वैसे ही हिपेटोसाइट्स के 2 फंक्शन होते हैं। उनका जो सामने वाला पार्ट है दैट इज रिसीवर पार्ट, और जो बैक साइड वाला पार्ट है वो एक्सक्रीटरी पार्ट है। तो वो ऐसे अलाइन किए हुए हैं लिवर में कि आगे वाला हिस्सा रिसेप्शन के लिए है कि आप रिसीव करें, ठीक है, और जो सिक्रीशन वाला पार्ट है वो बैक साइड को रखा हुआ है। तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ चल के सीधा जाकर के हिपेटोसाइट्स में एंटर कर जाता है। एंटर कर जाता है। बहुत अच्छा, अगर किसी का लीवर अच्छा होगा तो ही ये काम कर सकता है। अच्छे का मतलब कि किसी के हेपेटोसाइट्स रप्चर नहीं होने चाहिए, या किसी को हेपेटाइटिस नहीं होना चाहिए, या इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, तभी ये काम करेगा। लीवर की वो जो सेल्स है वो हेल्दी होने चाहिए, वो लीवर के सेल्स हेल्दी होने चाहिए, तभी लीवर अपना काम परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो एक और चीज़ आती है कि बच्चों में, है ना, बच्चों में एक जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है आजकल, बहुत ज़्यादा चला हुआ है ये ना। बिल्कुल, और वही मेरे अगला क्वेश्चन मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि बच्चों में जॉन्डिस क्यों होता है। एक्चुअली जब मेरी भी डॉटर है, जब मेरी डॉटर पैदा हुई तो उसको पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया। तो डॉक्टर्स ने फिर उसको वो लगता है ना बड़ी देर वो नीली सी लाइट में उसको काफी देर रख के रखा। तो मुझे ये भी समझ नहीं आया क्योंकि मैं ऐसा कुछ खा भी नहीं रही थी और मुझे ये नहीं पता, और कहते हैं ना कि पैदा होते ही बच्चे को लिवर का ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो गया। तो अभी तक मेरे माइंड में ये है कि बच्चों को जॉन्डिस क्यों होता है। RH इनकैपेबिलिटी फैक्टर एक ये टर्म आता है जो एक मदर से ट्रेवल करता है बच्चे में। तो बच्चा और मदर के बीच में एक ही चीज़ है, वो है प्लेसेंटा और साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। तो मान लो कि मदर का जो ब्लड है वो नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव का ब्लड है, और बच्चे का जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। तो मदर के जो RBCs हैं वो उस ब्लड के लिए, बच्चे के ब्लड के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज इतना बनाना शुरू कर देते हैं और वो रश करके प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बच्चे को फटाफट से RBCs का आपस में मिक्सिंग हो जाता है। जब मिक्सिंग हो गया तो बच्चे को जॉन्डिस होएगा। RBCs चले गए उस तरफ जो नहीं चाहिए थे बच्चे को। मतलब ये पैदा होने से पहले ही, पैदा होने से पहले पेट में बच्चा होगा, माँ के वूम्ब में होगा, तभी ये चीज़ होती है। तो ये ट्रैवल अगर करेगा तो इसे RH बहुत बड़ा टॉपिक है। आप अगर गायनी पढ़ेंगे, अगर गायनी वार्ड में किसी ने काम किया होगा तो वो बहुत अच्छे से जानता है इस चीज़ को। इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन हो ये माँ के पेट से ही रहा है ना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये माँ के पेट से ही हो रहा है या माँ की वजह से ही हो रहा है। लेकिन आप माँ को दोष नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए, लेकिन माता को भी नहीं पता होता। तो ये ट्रैवल करता है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके बाद, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि RBCs की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो RBC बच्चे में चले गए। अब वैसी स्प्लीन में फटाफट बच्चा जब पैदा होता है तो उनमें बहुत ज़्यादा RBCs की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, बनते हैं जल्दी नए वैल्यूज़ में, नए बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो प्रेगनेंसी में मदर ने जो खाना खाया वो उस पर डिपेंड करता है, या किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बच्चे को पैदा होते ही जॉन्डिस ना हो? इसीलिए हम लोग गर्भ संस्कार चलाते हैं, जिसमें लोगों को ये सिखाया जाता है कि हॉस्पिटल आओ, हॉस्पिटल में आकर के आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ, अपना गर्भ संस्कार के थ्रू जो 9 मंथ्स जो माँ को खाना चाहिए, और माता के साथ साथ जो हस्बैंड को खाना चाहिए, है ना, पिता को खाना चाहिए बच्चे के, उसके बाद आपको कंसीव करना है एक हेल्दी स्पर्म और एक हेल्दी ओवा के साथ। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट इसके लिए गर्भ संस्कार आता है, 16 संस्कार आते हैं और बच्चे के उसके बाद भी। तो 8 to 9 मंथ्स पेशेंट के, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक ये संस्कार चलता है, हेम्स हॉस्पिटल में चलता है। उसके लिए हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं और ट्रीटमेंट दिया भी जाता है। तो वही RBCs की डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होना स्टार्ट हो गई। जितनी ज़्यादा RBCs की टूटना, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, उतना ज़्यादा RBC आगे बिलिरुबिन बनाएगा। जितना ज़्यादा बिलिरुबिन बनाएगा उतना ज़्यादा बिलिरुबिन सर्कुलेशन में जाएगा, उतना ज़्यादा बिलिरुबिन सर्कुलेशन में जाएगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए बच्चों में देखना हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मैक्सिमम नहीं बड़ा होता, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पेशेंट में बड़ा होता है। तो ये हम खुद भी चेक कर सकते हैं कैसे? LFT की रिपोर्ट में आपको उसमें एंजाइम्स आ जाएंगे कुछ लीवर के, उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, है ना। जो जिसने बच्चे ने अभी जन्म लिया, हार्डली 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसको जॉन्डिस मिलेगा, तो उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। इसी वजह से तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होता है स्प्लीन की वजह से। मतलब फिर वो लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, देन वो स्प्लीन की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और आता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो आ गया,
लेकिन बोलते हैं ना कि बच्चे का लीवर नहीं बना जी, ओके, है ना, बच्चे का लीवर कमज़ोर है हम्म, है ना, बच्चे की लीवर में प्रॉब्लम आई है, इस वजह से जो बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, वो एक सबसे बड़ा एक सेकंड फैक्टर आता है कि बच्चे को जॉन्डिस हुआ है। कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। बच्चे के हेपेटोसाइट्स इतने डेवलप नहीं होते ओके, कि वो बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन को बना सके और भेज सके उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को स्टेबल करने के लिए, ओके, इसलिए वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है बढ़ उसमें। जाता है। लेकिन एक चीज़ से बच्चा हमेशा बचा रहता है, उसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब आप समझ लो कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, इंडिया हाँ, का जो निवासी है वो उस तरफ नहीं जाएगा और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ वो नहीं इस तरफ आएंगे, नहीं आएंगे। उसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, मतलब ब्रेन के सेल्स ब्लड में नहीं, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, इंटरमिक्स, ठीक है, मतलब कि आरबीसीज वहाँ नहीं जाएंगे और वहाँ की चीज़ें जो है यहाँ नहीं आएंगी, फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होगा, ओके, तो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से पेशेंट बच जाता है। इसीलिए बच्चे को फोटोथेरेपी में रखा जाता है। हाँ वही मैं पूछ रही, वो ब्लू लाइट में फिर काफी दिन तक रखा था। उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन किया जाता है। जब बच्चे को उठा करके आप अगर उस मशीन में रखेंगे, एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट आती है, ब्लू कलर की लाइट ब्लू आती है, लाइट, हाँ, बच्चे को उसमें रखा जाता है। जब पेशेंट का बच्चे का बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, बच्चे को जमते बच्चे को आप उसमें कुछ मेडिसिन दे ही नहीं पाएंगे, है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें लाइट देंगे बच्चे को, जो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, स्पेशल टाइप ऑफ लाइट ओके, विच कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन स्पेशल टाइप ऑफ फोटोआइसोमर्स। ओके, छोटे आइसोमर्स में छोटे 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 टुकड़ों में, जैसे सरसों का दाना छोटा होता है ना, बहुत छोटा, बहुत छोटा, वैसे छोटे छोटे उसमें ब्रेक करेगा ओके, और नेफ्रॉन में जाएगा, किडनी के ब्लड के थ्रू नेफ्रॉन में, और पेशाब के रास्ते बाहर हो जाएगा। तो बच्चा जो है उससे बाहर हो गया। तब तक रखते हैं जब तक लीवर के थोड़ा सा हेपेटोसाइट्स थोड़े से काम करना स्टार्ट कर दें या आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कम हो जाए, तब तक बच्चे को रखते हैं 15 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये खुद ब खुद ठीक होता है। जुवेनाइल जॉन्डिस खुद ब खुद ठीक होता है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं। ओके, तो फिर जब एक और सवाल है कि जब जॉन्डिस हुआ अगर किसी को, तो जॉन्डिस में फिर बॉडी पीली कैसे हो जाती है? अच्छा देखो, अब जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ चला गया हेपेटोसाइट्स में, हम वापस आ जाते हैं हम उस कन्वर्सेशन पे, और मान लो कि उस हेपेटोसाइट के अंदर एक एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो बहुत अच्छा काम करता है उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज। ओके, ये एक एंजाइम भगवान ने इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी महत्वपूर्ण बॉडी बनाई है, लीवर बनाया है, लीवर के अंदर सेल्स रखे हैं, जिस सेल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज करता है, ताकि नेक्स्ट फिजियोलॉजी जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जो डेली प्रोसेस में होता है वो बनी रहे। तो वो ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेशन में बदलता है, मींस मोर पोलराइज करने के लिए। मान लो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज अनपोलराइज, ठीक है, चार्ज नहीं है, एक समझने के लिए हम कर सकते हैं, जब चार्ज नहीं है तो जब वो ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज के साथ मिलेगा तो उसको वो पोलर कर देगा, मोर चार्ज कर देगा, ताकि उसको नेक्स्ट हिपैटोबिलियरी कैनिकुलाई सिस्टम में पुश कर देगा। नेक्स्ट आकर के आपका हेपेटिक डक्ट से आपका कॉमन बाइल डक्ट से आपका पैनक्रियाज में। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, जो लीवर ने ठीक किया, जो लीवर ने बनाया, बाइल बेसिकली जो बाइल बना रहा है, कुछ चला गया आपका गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से निकल के आगे पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलती है, ये वाली कॉमन बाइल डक्ट, उसके बाद स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और आपके गट में। जब गट में चला गया, ठीक है, आपने कभी ये सोचा कि आपका स्टूल जो है वो हमेशा पीला ही क्यों है? हाँ, आपका कभी यूरिन जो है वो इतना पीला क्यों आता है ना, हल्का वाइटिश जैसा, जो हल्का सा पीली जैसी चीज उसमें आती है, वो इसी वजह से आती है। जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के बाद आकर के गट में आ गए, तो गट में हमारे एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं, जिसे हम माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरियाज के नाम भी आते हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि वहाँ पे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो उस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को चेंज करता है, किसमें, यूरिनोबिलिनोजन या यूरोबिलिनोजन। ये तो बहुत डीप है। ये नॉर्मल सभी ह्यूमन बॉडी में होता है, यूरोबिलिनोजन बनता है। उस यूरोबिलिनोजन को फिर से बैक्टीरियाज तोड़ते हैं, जिससे बनता है स्टर्कोबिलिनोजन, और वो स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल को येलोइश कलर बनाता है, येलोइश कलर देता है। स्टूल भी और यूरिन भी येलो। अब यूरिन में क्या होगा कि वो यूरिनोबिलिनोजन फिर से गट से
एब्जॉर्ब होगा। ओके ठीक है, अब लेटिन वाले रास्ते पे तो पेशाब नहीं बनता, नहीं पेशाब बनता। तो हमारा किडनी बनाती है। किडनी, हाँ। तो यूरिनोबिलिनोजन फिर से एब्जॉर्ब होता है, गट से जाता है लिवर में, हेपेटोसाइट्स में। हेपेटोसाइट्स बोलते हैं भाई ये तो मेरा एंड प्रोडक्ट है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं है, वो सीधा सर्कुलेशन में फेंक देता है यूरिनोबिलिनोजन को ओके। या यूरोबिलिनोजन को, वहाँ फेंक देता है, जा करके वो किडनी में मिला, और किडनी में जब मिला पेशाब बना तो वो पीला हो जाता है। किडनी ने, ओके। सिंपल, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो हर एक इंसान के साथ दिन में होती ही होती है। चलो, तो आपको बता दूं कि बाइल जो है वो एक दिन में 800 to 1000 ml तक बनता है, लीवर बनाता है, इतना बनना चाहिए, 800 to 1000 ml तक। तो नहीं इसमें बनेगा तो प्रॉब्लम मतलब है। लीवर का ही जब जो गॉल ब्लैडर है वो भी आपने बोला कि वहां से भी, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर बनाता है, इसीलिए हम कई बार बोलते हैं ना गॉल स्टोन्स के पेशेंट्स हाँ, को गॉल कि ब्लैडर हम में स्टोन्स हो जाते हैं कि हम कट करके निकाल देंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि ओके। बाइल जो है वो लीवर बना रहा है, ओके। वो इंटेस्टाइन में जा रहा है, ओके। स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान ने दे रखा है स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो वो मतलब निकलता गॉल रहेगा ब्लैडर थोड़ा जो थोड़ा। स्टोन है उसके पीछे भी लीवर का रोल है? स्टोन, जी हाँ, ओके, वो उसके मैं आपको पीछे बताऊंगा कि टाइप्स में जॉन्डिस के कैसे जॉन्डिस, टाइप्स होते हाँ, हैं हाँ, या कॉजेज होते हैं उसमें। हाँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं जॉन्डिस हाँ, के, हाँ, वही। तो मैं आपको बताता हूँ। जॉन्डिस बेसिकली 3 टाइप का होता है, अगर ओके। इसके भी आगे फर्दर सब डिविजन है वो कॉजेज में बताऊंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। वैसे 3 टाइप का है, प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। ठीक है, प्री हिपेटिक मीन्स लीवर से पहले पहले, ठीक है। प्री हाँ। वर्ड आया है तो लीवर से पहले पहले प्री, ठीक है, प्री हिपेटिक। हिपेटिक मतलब जो लीवर से बन रहा है, जो लीवर में हो रहा है। ठीक है, पोस्ट हिपेटिक मीन्स जब बाइल लीवर से निकल के आगे चला गया, ठीक है। ठीक है, मतलब कि कैनिकुलाई में चला गया या फिर आपका नेक्स्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से पहले पहले, ओके। ठीक है। इसमें कॉजेज जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। नहीं, इसके जो प्री हिपैटिक, एक हिपैटिक है और है पोस्ट हिपैटिक, तो इन सबके सिम्टम सेम होंगे? सिम्टम सेम होंगे, लेकिन हम इन को डायग्नोस करने के लिए एक डॉक्टर का पार्ट आता है, ओपीडी डॉक्टर का, है ना, कि अगर आपके पास सिम्टम्स तो सेम होंगे, लेकिन वो डायग्नोस करेगा कि ये प्री हिपेटिक जॉन्डिस है, हिपेटिक जॉन्डिस है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए मुझे, या मैं इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस फर्दर करवा सकता हूँ, वो डॉक्टर का पार्ट है, वो भी सीखेंगे हम कैसे करवाना है। कैसे करवाना है। तो जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया, मतलब कि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हुई, बिलिरुबिन बना, गट में बिलिरुबिन बना और आ गया सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से अभी पहुंचने लगा था कहाँ पे, हेपेटोसाइट्स में। लेकिन हेपेटोसाइट्स ने एंटर नहीं करने दिया, मान लो। फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉज ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होना या आरबीसीज का टूटना इज द फर्स्ट कॉज ऑफ जॉन्डिस। इट इज नोन एज प्री हिपेटिक जॉन्डिस, ठीक है, मतलब कि हेपेटोसाइट्स ने अंदर नहीं आने दिया, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, ठीक है। तो आप रिपोर्ट देखोगे, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर मैं आपको बोलूँ उसकी वैल्यू है 2, ठीक है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वैल्यू आ गई 8, तो आपको क्या समझ में आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है? हाँ, इसका हेपेटोसाइट मतलब तो से पहले हाँ, फिर तो लीवर में प्रॉब्लम अभी लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम है आरबीसी, स्प्लीन की प्रॉब्लम, स्प्लीन की प्रॉब्लम है। ये जानना जरूरी है। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको एक पिक्चर बनानी पड़ेगी, है ना, आपको एक पिक्चर बनानी पड़ेगी कि ये कैसे कैसे बॉडी में हो रहा है और कैसे कैसे आरबीसी काम कर रहे हैं और कैसे कैसे बिलिरुबिन बन रहा है, तो आपको ये पूरा पॉडकास्ट समझ में आएगा। नहीं, अब तो बीइंग एज अ लेमैन मैं भी कह सकती हूँ कि अब तो मुझे भी पता चल गया है कि कैसे जो है जॉन्डिस हो रहा है और कैसे काम होता है। आज तक मुझे यही पता था कि जो लिवर की प्रॉब्लम है, पर आज मुझे पहली बार पता लग रहा है कि ये पहले स्प्लीन से स्टार्ट होता है। जी हाँ, तो इट इज़ प्री हिपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। तो वैसे कुछ आईपीडी में कुछ ड्रग्स चलती है पेशेंट को जो इस फंक्शनिंग को हैम्पर करती है। एक मेडिसिन का नाम है सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स करके मेडिकेशंस आती हैं हमारे पास। सल्फोनामाइड्स में बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं जो क्या करता है, उस बाइंडिंग बिलिरुबिन प्रोटीन को और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अलग कर देता है, अलग कर देता है, और वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फ्री हो गया, वो ब्रेन में जा करके सिम्टम कॉज करेगा। इसलिए कभी भी पेशेंट को सल्फोनामाइड्स की मेडिकेशंस बिना एलएफटी करवाए नहीं देनी। सेकेंड मेडिकेशन आती है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन एक टीबी की ड्रग है, टीबी में भी चलती है पेशेंट को। अगर आप कभी भी रिफेम्पिसिन डाल रहे हो पेशेंट को और पेशेंट को आपने एलएफटी नहीं करवाया, पेशेंट का, और रिफेम्पिसिन क्या करता है, उन हिपेटोसाइट्स
में एंटर होने को नहीं देता, किसको, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को। Okay. तो उस फंक्शनिंग को हैम्पर करता है वो, उसको जाकर के रिफेम्पिसिन वहाँ जाकर के स्ट्राइक करेगा और वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को खींचेगा, जाके गट में ही रहने देगा और या सर्कुलेशन में रहने देगा और पेशेंट को ब्रेन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। Okay. अल्टीमेटली पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो सकता है, न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं पेशेंट के, तो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इतनी डेंजरस ये मेडिसिन इतनी डेंजरस मेडिकेशन होती है, इसीलिए ये मेडिसिन डालने से पहले हमेशा पेशेंट का LFT करवाओ ही करवाओ। ओके। तो सेकंड आ जाता है हेपेटिक जॉन्डिस। कैसे होता है? अब मान लो कि वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन चला गया किसमें, हेपेटोसाइट्स में। अब ग्लूकरनाइल ट्रांसफेरेज, ओके, अगर वो ग्लूकरनाइल ट्रांसफेरेज बाइंड ही ना करे, बाइंड ही ना करे किसके साथ, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ। जब बाइंड ही नहीं किया तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना ही नहीं, तो इट इज हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो इट इज हेपेटिक जॉन्डिस। तो ये हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता कैसे। ओके जी, मतलब जैसे आपने बोला कि लीवर में ये है, तो उसके लिए ही तो मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा खाना पीना जो है उसका एक रीज़न हो सकता है। खाना पीना रीज़न हो सकता है, स्टोन्स रीज़न हो सकते हैं ओके, जॉन्डिस होने के। अगर आपको बिलियरी सिस्टम में या हिपैटोबिलियरी कैनिकुलाई में कोई स्टोन है तो वो भी कॉन्जुगेशन को रोकेगा। ओके, कैसे रोकेगा ये जान लेते हैं। तो अब जब ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज ने अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ बाइंड किया, ठीक है, उसने धक्का देकर के क्या बनाया, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हिपैटोसाइट ने धक्का दिया उसको बोला कि भाई जाओ, अब मेरा काम खत्म हुआ, अब आप जा करके कैनिकुलाई में जाओ। मतलब कि एक ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे हमारे घरों का ड्रेनेज सिस्टम होता है वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम है लीवर का। आगे जब जाएगा और वहाँ पर अगर पथरी फंसी होगी या स्टोन फंसा होगा या गॉल स्टोन होगा या 9 mm से ऊपर का स्टोन होगा, तो कौन सा जॉन्डिस होगा, कौन सा वाला बिलिरुबिन बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड, बताइए। अगर स्टोन है, हाँ, अब हिपैटोसाइट से आगे हमने भेज दिया है, हिपैटोसाइट ने आगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भेज दिया है, तो वहाँ पे स्टोन फंसा है, तो वो वाला जो बाइल है वो बैक होगा, बैक हो जाएगा, बैक फ्लो होगा, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, सॉरी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड ओके, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, मतलब वो तो वापस चला गया, क्योंकि ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज ने अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कैनिकुलाई में आ गया, वहाँ पे स्टक है स्टोन, अब स्टोन की वजह से वो बैक फ्लो हो गया, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, तो इट इज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे भी और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि पेशेंट आपके पास आया जिसने LFT की रिपोर्ट ली, और उसका मैं आपको बोलूँ कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका 2 और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका 6, बताओ कौन सा जॉन्डिस है। वेरी इंटरेस्टिंग, बताओ। ये है आई थिंक अनकॉन्जुगेटेड ज्यादा है, तो प्री हिपैटिक है। यस, राइट, तो मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आप समझाया, अब आप तो मुझे समझ में आ गया। अब आप घर जाकर के किसी भी LFT की रिपोर्ट अगर आप देख सकते हो तो आप बोल सकते हो भाई तुझे ये जॉन्डिस है और तुझे ये ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आपको ट्रीटमेंट पता होगी तो आप घर बैठे ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है, तो आई होप व्यूअर्स को भी ये समझ में आया, तो आप भी अब घर बैठे ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा जॉन्डिस है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं एक और केस आपके साथ डिस्कस करूँ कि पेशेंट आया जिसका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है 8 और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है 3, बताओ कौन सा हाइपर बिलिरुबिनीमिया है या कौन सा जॉन्डिस है। ये लिवर, एग्जैक्टली पोस्ट हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, राइट, सब समझ में आ गया, गुड, पोस्ट हिपैटिक है, गुड, क्योंकि वहां पे स्टोन फंसा है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तब बढ़ेगा जब स्टेसिस होगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक और अवस्था में बढ़ सकता है, वो है कि जब ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज अपना काम तो कर देता है, लेकिन हिपैटोसाइट की जो पुशिंग सेल्स है, मतलब मेम्ब्रेन को तोड़ के कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं जाता। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है वो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया है। तो अब समझ में आया, आप रिपोर्ट देख के बता देंगे, बिल्कुल देख, और आप लोगों को भी समझ में आएगा कि व्हाट इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। आप अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड में कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बोलता हूँ कि अगर नॉर्मल वैल्यू 0.2 से 1.2 ml पर डेसीलीटर है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर है बिलिरुबिन का, तो इट इज अ टोटल बिलिरुबिन, मतलब कि उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है। जब आप LFT का रिपोर्ट देखेंगे
तो उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अलग दिखता है, अनकॉन्जुगेटेड अलग दिखता है, और एक Okay. टोटल बिलिरुबिन लिखा होता है, ओके उन दोनों का प्लस है। करके लिखा होता है। तो ये जो मैं आपको नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूँ, दैट इज टोटल बिलिरुबिन। ओके बिलिरुबिन जो है वैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, Okay. और ये एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है जो बॉडी में ट्रेवल करता है ओके हर जगह पे। अच्छा, एक ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी आता है बच्चों में। है ब्रेस्ट जी। मिल्क जॉन्डिस। जी हाँ, ओके मतलब कि जब बच्चा 2 महीने या 3 महीने के बाद, ये 4 महीने 5 महीने, एक साल का बच्चा जो है, वैसे माँ का जो दूध है वो मिनिमम 5 to 6 months लेना हाँ, चाहिए बच्चे को, 6 लेकिन months तक। नेक्स्ट आयुर्वेद बोलता है कि आप थोड़ा सा और भी दे सकते हो, हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो बच्चों को होता है, क्या होता है कि उस दूध के अंदर, माँ के दूध के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, जब बच्चा उस दूध को पीता है तो पेट में जब वो दूध जाएगा, तो अब हमने बात की थी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की, हाँ स्प्लीन से आरबीसीज टूटे, आरबीसीज ने बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया सर्कुलेशन में, ठीक है। आ गया, बच्चे ने दूध पिया, कुछ वहाँ की चीज़ें दूध से टूट करके जा करके सर्कुलेशन में जाएंगी, और वहाँ पे जो बाइंडिंग प्रोटीन लीवर ने भेजा था हाँ उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को रोकने के लिए, ओके वो एंजाइम जो दूध से आए माता से, वो उन दोनों को अलग कर देंगे, उन दोनों को बिल्कुल अलग कर देंगे, हाँ और जाकर के अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सर्कुलेशन में बढ़ेगा। तो फिर ये क्यों हुआ, मतलब ये कारण? देखो, ये इसके लिए आपको गायनी पढ़नी पड़ेगी, बहुत मतलब बहुत एक बड़ा फैक्टर है ये, है ना। उसी के लिए हम लोग हिम्स में पेशेंट्स को कुछ उत्तरवस्ती चलती है फीमेल्स को, मेल्स को भी चलती है, गर्भ संस्कार चलता है पेशेंट का, है ना। गर्भ संस्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। 9 months माता को क्या खाना है, फर्स्ट दिन पहले 3 दिन आता है मधुर स्निग्ध द्रव्य के साथ भोजन करना है, फीमेल को कुछ दालों के साथ कुछ खाना खाना है, मेल को कुछ घी और उसके साथ कुछ खाना खाना है ना। कुछ नवनीत खाने की बात की हुई है, कुछ सप्तपर्ण वाली चीज़ें खाने की बात की, कुछ सूप्स खाने की बात की हुई है ना। कुछ वस्तियों की बात की है, निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती 7th month में किसी आचार्य ने बोली है, किसी ने 8th month में बोली हुई है। तो वो जो है, वो सारी चीज़ें हम लोग हॉस्पिटल में करवाते हैं। वो पेशेंट को 9 months के लिए एक तरह का ट्रीटमेंट चलता है कि आपका हेल्दी स्पर्म मेल का और फीमेल का हेल्दी ओवा मिल के एक हेल्दी बच्चा बनाए, जिससे ना माँ को दिक्कत आए, ना बच्चे को आने वाले टाइम में कोई जॉन्डिस देखने के लिए मिले, कोई ना ब्रेस्ट मिल्क वाला और ना नॉर्मल वाला, ना फिजियोलॉजिकल। तो ये चीज़ आती है। तो पीलिया का जो ट्रीटमेंट है, आप हिम्स में जो आप पीलिया का ट्रीटमेंट है वो क्या है, मतलब आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके लिए अगर आप घर पे रहते हैं तो उसमें आपको कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी फेमिलियर, बड़ी इजीली मिल जाती हैं, बहुत इजीली। हमारे जो वाटरी वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पे खड्डों वाला पानी होता है या रिवर्स वाला पानी होता है, उसके आसपास लगा होते हैं वो मेडिकेशन। पर उसके ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा हेपेटाइटिस के ऊपर बात करना चाहूँगा। हाँ, काला पीलिया जिसको या एग्जैक्टली, काला पीलिया, हेपेटाइटिस को काला पीलिया बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन, सिंपली हेपेटोसाइट्स का इन्फ्लेमेशन है। सिंपल सी वर्ड में समझाएंगे ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है। बहुत हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी वाली बातें कर ली है ना, सभी चीज़ें से बता दी कि कैसे होता है, कैसे स्टूल को कलर आता है, कैसे पेशाब को कलर आता है, वो हमने जान लिया सब कुछ। तो हम जानेंगे नॉर्मल सी भाषा में, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल सी भाषा में बताएंगे कि जो हेपेटोसाइट्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब वो थोड़े से फूल जाते हैं, मतलब लीवर की जो सेल्स है उसमें हेपेटोसाइट्स में थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, जो अपने काम करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। एक तरह का कॉलिस्टेसिस हो जाता है, मतलब कि इम्पेयरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। हिपैटो बिलियरी कैन्युकुलाई सिस्टम में, मतलब कि उस कैनाल में कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोग ये LFT की रिपोर्ट में बड़े अच्छे से पता लगा सकते हैं कि इसको हेपेटाइटिस भी हो सकता है, या इसको जॉन्डिस प्री वाला है, हिपेटिक वाला है, या पोस्ट हिपेटिक वाला है। तो इनसे जॉन्डिस से हट करके हेपेटाइटिस है या नहीं, वो भी हम पता लगा सकते हैं। नहीं, कैसे? पीलिया और काला पीलिया, पहले पीलिया होगा बाद में काला पीलिया होगा? जी हाँ, ये काला पीलिया है। हेपेटाइटिस की बात करो, हेपेटाइटिस में भी सी आ जाता है, बी आ जाता है, वैसे तो बी और सी दोनों को बोलते थे, मैक्सिमम हमें बी में देखने के लिए मिल जाता है, और जिसके बचपन में इंजेक्शंस भी लगते हैं। हाँ, वो इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन वो आपकी उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बेसिकली, वो सभी को लगवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बच्चे हमारे तो स्कूल में ही लग जाते थे वो। हाँ, तब उस टाइम में स्कूल में लगते थे, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके। तो
उन सेल्स की इन्फ्लामेशन होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ बिलिरुबिन होता है। आप जब रिपोर्ट देखोगे हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर आप आज एक हफ्ता पहले रिपोर्ट करवाई, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मान लो 10 होगा और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 6 होगा, ओके 20 दिन के बाद फिर करवाओगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ गया, कॉन्जुगेटेड डाउन आ गया, तो ये इम्पेयरमेंट चलता रहता ओके है। ओके तो आप वहाँ से जज कर सकते हो कि हो सकता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो। ओके बी या Hepatitis- सी होगा ये वो depend- नहीं, ऐसा नहीं है, वो टेस्ट आते हैं, ओके, वायरल वो लोड के test हो टेस्ट गया। आते हैं, वो हमें टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सा वाला, वो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाता है। Okay. ए और सी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, बी Okay. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड मैक्सिमम मिलता है पेशेंट्स Okay. को। जो नॉर्थ इंडिया के वाली बेल्ट है हमारी, उसमें बी ज़्यादा मिलता है, ओके ठीक है, बी ज़्यादा मिलता है। सी कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप किसी स्टॉल में जा कर के खा रहे हो खाना, है ना, आप कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर, आप वो पानी पूरी आप पी रहे हो, है ना, तो अगर आपने कंटेमिनेटेड वाटर किसी सा कहीं पे पी लिया, एक मेरा फ्रेंड था, पानी मैं पूरी आपको- तो गर्ल्स की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। आप खाइए, लेकिन आप ये एश्योर करिए कि क्या वो पानी आरओ का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप पीजिए उस पानी को, लेकिन आप ये उनसे आप ऑथेंटिक जगह पे पीजिए जो हाइजीनिक हो, ओके उनका किचन हाइजीनिक हो, उनका पानी जो है वो कहीं ऐसी जगह से ना, गंदे नल का पानी हो या फिर किसी गंदे टंकी का पानी आपको पिला रहा हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, ओके बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जान को खतरा हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड हेपेटाइटिस मे कॉज डेथ, नहीं कंट्रोल में आता कई बार। तो मैं तो अब गोलगप्पे ही खाने बंद कर दूंगी। आप ऐसा तो ना करें, लेकिन आप कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन जंक से जितना दूर रहेंगे आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास हेपेटाइटिस होता है उसके भी बहुत टाइप्स होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस Okay. में आता है। तो हमारे पास इन्फेक्शियस में जो आ जाता है वो बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, वायरल, है ना, तो ये आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे इन्फेक्शियस वाला। नॉन इन्फेक्शियस जो है वो अलग से आ जाते हैं, जैसे उसमें हमारे पास आ जाएगा विल्सन डिजीज़। ओके विल्सन डिजीज़ फिर से बहुत वो है कि उसको उसके ऊपर ना जा करके मैंने बता दिया कि एक विल्सन डिजीज़ होती है। अच्छा, एक ओके कॉपर इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है, वो नॉन इन्फेक्शियस में आता है। कॉपर इंड्यूस्ड मतलब आप घर पे अगर कॉपर की वाटर बॉटल या कॉपर की जार या कॉपर का ग्लास अगर आप यूज़ कर रहे हो, है ना, प्रोलॉन्ग्ड, आप बहुत लंबे टाइम से उसको यूज़ करो, उसमें पानी रखा हो, आप भाई बहुत चाव से पीते हो, कॉपर है, कॉपर है, कॉपर का पानी जो है ताम्र गुण प्रधान है और हम पी रहे हैं और लीवर को अच्छा रखेगा, तो आप पी रहे हो, तो वो अगर आपकी सफाई नहीं रखी आपने उस कॉपर बॉटल की अंदर से, ओके आप कभी देखना कि ऑक्सीजन के साथ बेसिकली क्या होता है कि जब हम बॉटल ऐसे ओपन एयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन होने के बाद कॉपर के साथ एक ब्लैकिश और एक ग्रेइश कलर का और एक ग्रीनिश कलर का एक सब्सटेंस बनता है। आप कभी कॉपर बॉटल अंदर से देखना या बाहर से देख लेना हाँ, ये यूज मैंने करने के नोटिस, बाद। हाँ मैंने नोटिस किया कि उसके अंदर ना वो ग्रीन ग्रीन काई टाइप जो ऐसे जम जाते हैं ना, वो काई नहीं है, वो टॉक्सिसिटी है, आपको वो साफ करना पड़ेगा। तो Okay. जो लोग उसको साफ नहीं रखते हैं हम्म उस पानी को पीते हैं बहुत लंबे टाइम से, तो ये कॉपर जाकर के सारा का सारा आपका बिलियरी सिस्टम में उस ड्रेनेज वाले पाइप में लीवर के वहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था। मैं भी अपने घर पे मैंने तांबे का जग और ग्लास मैंने रखा हुआ है, जी, बट हाँ मैं उसको वॉश करती हूँ, बट ये सच में बहुत ये खतरनाक बात है। इन्फॉर्मेशन है जो आपको रखनी चाहिए। आप पीजिए, तांबे के बहुत अच्छे गुण हैं, ताम्र गुण प्रदान। हम लोग एल्कलाइन वाटर भी बनाते हैं हॉस्पिटल में। आचार्य जी भी बहुत चीज़ों को प्रमोट करते हैं उसमें कि ये लीवर के लिए अच्छा है, किडनी के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, है ना। तो हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है कि वो टाइम टू टाइम चीज़ें जो वॉश होती रहती हैं और पेशेंट को दी जाती हैं। लेकिन आप घर पे यूज़ कर रहे हो और आप उसको अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हो, तो आपको ये हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर सिर्फ अभिषेक, आई थिंक जो है सब जानना चाहेंगे कि तांबे का जो जग होता है फिर उसको साफ कैसे करें, मतलब किस चीज से साफ करें और कितने दिन में साफ करना चाहिए? जब आपको वो हल्की सी ग्रीनिश लेयर आना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे एक मार्केट में हमको मिल भी जाती है, पीताम्बरी करके एक आती है, आप उससे साफ करोगे, ओके नॉर्मली डिश वॉशर से आप उसको साफ करोगे पीताम्बरी लगा करके, तो वो सारा चला जाता है। पीताम्बरी, हाँ, पीताम्बरी आती है और जो बर्तन वाली शॉप होती है वहाँ पे मिल जाती है। ओके पाउडर से ऐसा होता है, अच्छा, आप उस पे लगाओ, आप उसको साफ करो, सारा का सारा गंदगी साफ, मतलब उसके कॉपर घिसता है, वो जितना कॉपर घिसता है पतला हो जाएगा, तो कॉपर के गुण आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके इसलिए वॉश करना है। पुराने टाइम में कॉपर से चीज़ें जो थी वो मोटे, कॉपर के जो हमारे बर्तन होते हैं मोटे होते थे। जैसे जैसे वो लेयर बनेगी, साफ होगा, कॉपर पतला होगा, कॉपर अपने गुण छोड़ेगा। और यही तो कारण है कि तांबे में पानी पीना चाहिए, और क्यों है तांबे, नहीं तो हम स्टील के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो फिर क्या फायदा। स्टील का बर्तन कभी देखा आपने घिसता हुआ? नहीं,
वही मैंने कॉपर का बर्तन और कांसे का बर्तन जो हमेशा घिसता है, उसके गुण आते हैं। ओके इसीलिए हमेशा उसको साफ करोगे, वो पतला पड़ता जाएगा, उसके गुण आते रहेंगे और आपकी लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छे होंगे। मतलब पीताम्बरी से हर रोज हमें जो है फिर वो हर रोज नहीं, आप जब उसमें थोड़ा सा ग्रीनिश लेयर आना स्टार्ट हो जाएगी या फिर उसमें आप थोड़ा सा ब्लैकिश लेयर आना स्टार्ट हो जाएगी, 5 दिन में 10 दिन में आपको देखने में मिल जाएगी, तब आप साफ कर सकते हो। कोई इतना जल्दी इतना हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं करता, आप इतनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हाँ, मैं एक सबसे और चीज़ होती है जो प्रोटोजोआ से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक बीमारी उन लोगों के घरों में होती है, अगर आप लोग भी उनमें से हैं जिन्होंने घर पे बिल्ली या कैट पाली है, तो आपको हेपेटाइटिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ऐसा क्यों? आपकी डेथ तक हो सकती है बिल्ली से? जी हाँ। एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोअल प्रोटोजोआ होता है, मतलब एक बैक्टीरिया ही समझ लो, ठीक है, वैसे होता नहीं है। एक प्रोटोजोआ होता है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसका नाम होता है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। एक पर्टिकुलर नाम है, आप गूगल करें इस नाम को, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई को। ये बिल्लियों में ज़्यादा मिलता है। जब बिल्लियाँ यूरिन पास करती हैं, उस यूरिन में एक स्पेशल टाइप का ये प्रोटोजोआ मिलता ही मिलता है। अगर आप घरों में कहीं भी उसने कर दिया और आपने गंदे हाथों से उसको टच कर दिया यूरिन वाले एरिया को, और आपने वही खाना खाया और वो आपकी लीवर में गया और आपकी हेपेटोसाइट्स की जा करके वो बैठ जाएगा प्रोटोजोआ, वो निकलता नहीं है। मतलब स्पेशली कैट्स में ही होता है? स्पेशली कैट्स में, डॉग्स का तो कोई स्पेशली सबसे ज़्यादा रैट्स में। अच्छा, रैट्स में होता है सबसे ज़्यादा। और एक और आता है, बैक्टीरिया होता है, जो उन लोगों को हो सकता है, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस जिसे बोलते हैं। उसमें भी एक हमारे पास बैक्टीरिया आता है जिसे हम बोलते हैं लिप्टोस्पाइरा। लिप्टोस्पाइरा। जो लोग गटर साफ करते हैं, ठीक है, जो लोग हर रोज़ गटर साफ करते हैं, जो अपने शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं रखते हैं, उन लोगों को ये गटर से होने वाला हेपेटाइटिस होगा ही होगा, ज़िंदगी में 1 या 2 बार होना ही होना है। क्योंकि दुनिया भर का यूरिन, दुनिया भर का स्टूल, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो गटर में हमारे सबसे ज़्यादा कौन से जानवर रहते हैं? रैट्स, बिल्लियाँ, ठीक है, और रेंगने वाले रोडेंट्स, जो और भी रोडेंट्स जो आगे, रैट जो रोडेंट में ही आता है, उनके यूरिन में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। गलती से आप अपने मान लो शरीर को साफ नहीं कर पाए उसके बाद, और आपने उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, या अच्छे से आपने साफ करने गए, आपने जल्दी साबुन से हाथ साफ कर लिए, लेकिन आपने उस हाथ साफ करने को 5 मिनट या 10 मिनट नहीं दिए, आप तो हो गया, आपको हेपेटाइटिस हो गया। और ये जो हेपेटाइटिस है बहुत सीवियर होता है, फीवर, चिल्स, ब्रेन डैमेज, किडनी डैमेज। तो सफाई कर्मचारियों को स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, HB को बिल्कुल कम कर देगा, RBCs की डिस्ट्रक्शन को कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर देगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये चीज़। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, अगर आप लोग घर पे बिल्लियाँ पालते हो तो थोड़ा सा बचें। क्या कर सकते हैं कि आप, अगर आप बहुत पेट लवर हो, तो आपको थोड़ा उसकी सफाई रखना, बिल्ली की, है ना, मैनीक्योर पेडिक्योर जो भी आपको करवाना है भाई उसका, वो आप टाइमली करवाओ, है ना। रोडेंट से थोड़ा सा दूर रहो, इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई छिपकली आ गई जी, चलो चूहों से दूर रहो, चूहों से ये वाली बीमारी होती है, दूर हो जाओ, ठीक है। उनका यूरिन बहुत टॉक्सिक होता है। डॉग्स का तो ऐसा कुछ नहीं होता? डॉग्स में ऐसा हेपेटाइटिस होने के केसेस देखे नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने मेरे घर पे डॉग रखा हुआ है और मैं डॉग से नहीं, बट उनके यूरिन और उनके स्टूल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारा दुनिया जहान का गंद खाते हैं। बाहर पेट नहीं खाएगा, बिकॉज वो घर के अंदर है, आप जो उसको फीड दोगे, वो थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग से डरने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हर जगह जा करके हर जगह से कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड चीज़ें जो लोगों ने फेंकी होती है उसको खाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें जॉन्डिस में, पीलिया में 2 चीज़ें और सबसे ज़्यादा हमारे पास देखने के लिए मिलती हैं। एक होता है गिलबर्ट सिंड्रोम। कभी आप रिपोर्ट देखना लीवर की, लीवर की रिपोर्ट देखना, लीवर में आपको इस पास ऊपर लिखा जाता है गिलबर्ट सिंड्रोम, या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा हुआ गिलबर्ट सिंड्रोम क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज दिस गिलबर्ट सिंड्रोम? ठीक है, इट्स नथिंग, सिंपल। जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गट से गया हेपेटोसाइट में, हेपेटोसाइट में वो ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज जो है वो बहुत कम बनता है, ये थोड़ा सा कम बनता है, दैट इज गिलबर्ट सिंड्रोम। मतलब उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा,
ओके, इसलिए वो फिर क्वेश्चन मार्क मेंशन क्यों है? वो हमारे लिए होता है कि हो Okay. सकता है कि इसको गिलबर्ट सिंड्रोम हो, तो वो Okay, पता okay, कैसे okay, लगाएंगे? okay. आप डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि पेशेंट को गिलबर्ट सिंड्रोम हुआ है? ओके, आपको एक बात बताता हूँ, एक मैं आपको फैक्ट्स, एक डाटा के ऊपर बात बताता हूँ। जो फीमेल जिनकी हाइट 5'4" है और 5'4" या 5'4" से नीचे है, 5'4" वाली बच जाएंगी, ओके, 5'4" से नीचे जितनी फीमेल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा गिलबर्ट सिंड्रोम देखने के लिए मिला है। और ये जो जनता है, ये जो लोग हैं जो हमारे मतलब हाइट का इससे क्या लेना देना? अगेन अब मुझे फिर से डर लग रहा है क्योंकि मेरी अच्छा। हाइट 5.4 से कम ही है। पेरेंटल जीन्स ओके, और मैटरनल जीन्स, ये फैक्टर है। तो मेरी हाइट मेरे आपके मम्मा पे पैटर्नल, है। हाँ, आपके पैटर्नल जीन्स की वजह से हो सकता है, ओके, आपके मैटरनल जीन्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो जो फीमेल्स, मैक्सिमम ही फीमेल को देखने को मिलता है गिलबर्ट सिंड्रोम, मेल्स को देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिलता, Okay. ठीक है। ये जीनोटाइप्स होते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों कॉज कर रहा है, बहुत बड़ी पैथोफिजियोलॉजी, उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर हम Okay. लोग नहीं तो उसी पे बात करने लग हाँ, जाएंगे, तो हमको बिल्कुल। यहीं एक रात हो जाएगी, ठीक है। Okay. तो गिलबर्ट सिंड्रोम में ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज कम काम करता है, कम सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता और Okay. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनता। ठीक है, तो जो फीमेल्स 5'4" से नीचे नीचे आती हैं उनको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ये। और कम से कम इस देश में 2 से 5% लोग ऐसे हैं जिन लोगों को गिलबर्ट सिंड्रोम है या गिलबर्ट सिंड्रोम हो सकता है। तो अब इससे फिर बचे कैसे? बचने के चांसेस जो है वो आपको डॉक्टर, जब आपके पास पेशेंट पहुंचेगा वो बताएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है, उसके बाद ही क्या क्या चलेगा, कैसे चलेगा, डरने वाली बात नहीं है। ओके, ओके, फिर ठीक है। इसीलिए नहीं तो मैं ट्रीटमेंट यहीं बता देता, डरने वाली बात नहीं है। कैसे डायग्नोस करेंगे, या पेशेंट का ज़िंदगी में 4 से 5 बार या 3 से 5 बार के बीच में अगर पेशेंट का कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, हैम्पर कर रहा है, सारे टेस्ट करवा लिया आपने, हेपेटाइटिस वायरल लोड करवा लिया आपने, LFT करवा लिया आपने अल्ट्रासाउंड करवा करके देख लिया, कोई और जीन्स का टेस्ट करवा के देख लिया, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम गिलबर्ट सिंड्रोम। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, आपको हैम्पर नहीं करेगा, कुछ मेडिकेशन चलती रहेंगी, आपकी लीवर को थोड़ी सी पावर दे दी जाएगी, जिससे जो आपका ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज है वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यू विल बी ओके। डरने वाली बात नहीं है, रेयर डिजीज है, रेयर डिजीज है, लेकिन नाम इतना बड़ा है जिससे लोग डर जाते हैं, डर जाते हैं, हाँ, कि भाई हाय मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, अब मैं इसके बारे में क्या करूंगा या मैं कैसे जीऊंगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक डिजीज और आती है जिसे हम बोलते हैं क्रिगलर सिंड्रोम। क्रिगलर कैसे सिंड्रोम नाम बहुत बड़ा नाम है, कैसे लेकिन कैसे नाम है? हाँ बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 2 टाइप आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में सीवियर ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज सिक्रीट ही नहीं होता, मतलब बहुत कम मात्रा ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज की सिक्रीट होगी, ओके, जो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। अगर ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज ठीक है, अच्छा हो रहा है, तब अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होगा। जब जीटी काम ही नहीं कर रहा है, जीटी काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको या तो क्रिगलर सिंड्रोम होगा या तो आपको गिलबर्ट सिंड्रोम होगा। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन ये है कि गिलबर्ट सिंड्रोम में थोड़ा माइल्ड सा कम होता है और उसमें सीवियर और बहुत कम उसमें सीवियर और मॉडरेट होता है। टाइप 1 में जो मैं क्रिगलर सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, सीवियर में बहुत कम सिक्रीट होगा, टाइप 2 में मॉडरेट सिक्रीट होगा। बस डिफरेंशिएशन है कि हाँ भाई तुम्हें क्रिगलर सिंड्रोम है और तुम्हें गिलबर्ट सिंड्रोम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए, जिसको अपने दिमाग में डालना जरूरी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग घर पे भी आप लोगों को डॉक्टर ने बोला है कि गिलबर्ट सिंड्रोम है जी या क्रिगलर सिंड्रोम है जी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिलिरुबिन आपके लेवल्स हाई मिल सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ मेडिकेशन चलती रहेंगी, लाइफ भी चल सकती हैं, मैनेज करके चल सकती हैं। तो हमारे हॉस्पिटल आओ, कुछ पंचकर्म की थेरेपीज करवाएंगे, कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। पंचकर्मा के लिए 15 to 20 डेज इसमें लग ही जाएंगे। हॉस्पिटल आकर के आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हो, ये मैनेजेबल हो जाएगा। मतलब पीलिया के लिए भी सेम यही कर सकते हैं? हिम्स हॉस्पिटल में पीलिया, काला पीलिया, उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो काला पीलिया जब स्टेसिस हो गया, मतलब काला पीलिया होगा कब, ये जानना जरूरी है। जब हिपैटो बिलियरी सिस्टम में वो जो पूरा का पूरा कैनिकुलाई है वो
या तो श्रिंक हो गया, ठीक है। या उसमें स्टोन फंस गया, या तो अगर पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, या तो उसको वो ऑपरेट करके निकाल ले, या उसको कुछ मेडिकेशन के साथ वो स्टोन निकल गया। मान लो कोई ऐसा है जो आया ही नहीं, अच्छा, जो घर बैठे बैठे इंतजार कर रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, उसको काला पीलिया हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इतना हाई चला जाता है, इतना हाई चला जाता है, टाइम बीइंग प्रोसेस है काला पीलिया। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ साथ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ साथ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब वो 20 से ऊपर चला जाएगा या 22 से ऊपर चला जाएगा, देन यू आर डायग्नोज्ड विद काला पीलिया। इतना ज़्यादा देखो, बिलिरुबिन ही जो है वो हमारे शरीर को, हमारे स्टूल को येलोइश कलर कर रहा है। अब मैं उसमें येलो कलर और ज़्यादा डाल दूँ, जो 5 में 6 में 10 में इतना स्टूल को पीला कर दे रहा है ना, इतना आपके स्क्लेरा को पीला कर दे रहा है। अगर उसकी वैल्यू 20 से ऊपर चली जाएगी या 19 20 22 या 24 तक चली जाएगी, तो आपको काला पीलिया होगा ही होगा। इसे काला पीलिया बोलते हैं। तो मतलब कि पेशेंट इन डेंजर, पेशेंट को आईपीडी लगेगी, हॉस्पिटल रश करें, जितनी जल्दी हो सके पेशेंट चले जाए, जाकर के किसी के साथ अपने अटेंडेंट को लेकर के जाए, साथ में बिना अटेंडेंट के ना जाए। पेशेंट को आईपीडी में कुछ फ्लूइड्स लगेंगे, कुछ मेडिकेशंस चलेंगी, तब जाकर के जो पेशेंट है वो नॉर्मल होगा। या ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकती है अगर आपने टाइम से इस चीज़ में प्रिवेंशंस नहीं लिए तो। बाकी जो क्योंकि पीलिया में अगर एक नॉर्मल, जैसे हम घर पे बैठे हैं, तो हम कैसे पहचाने कि किसी को पीलिया शुरू हुआ है, या पीलिया के अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 4 वर्ड्स बताए थे। हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। दूसरा वर्ड बताया था मैंने आपको जॉन्डिस। तीसरा वर्ड बताया मैंने इक्टरस। चौथा वर्ड बताया मैंने कोलेस्टेसिस। ठीक है। इक्टरस येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा सबसे पहले आएगा। मतलब आप घर बैठे बैठे ही देख सकते हैं, अगर किसी की आंखें पीले हो रही हैं, आपको उसी टाइम रश करना चाहिए कि फटाफट जाकर के मैं ट्रीटमेंट लूँ, ताकि मुझे कोलेस्टेसिस ना हो, मुझे हेपेटाइटिस ना हो, मुझे काला पीलिया ना हो। मतलब जैसे ही आपको दिखे कि आपकी आंखें थोड़ी सी येलोइश हो रही हैं, तो उसी टाइम आपको आके हॉस्पिटल में बात करनी। आपको 1 साल में कम से कम एक बार तो एलएफटी की रिपोर्ट करवानी ही चाहिए। ठीक है। देखो, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, हाँ ये मैंने सुना है ना, शराब पीने से जो पीलिया होता है, या शराब पीने से जो लीवर काम नहीं करता, ये एक अलग से डिजीज है। किसी दिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में या कैसे भी हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। मैं आपको उसकी थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। ठीक है। शराब पीने वालों के लिए शराब अच्छी है या नहीं है। शराब पीने वालों के भाई कुछ लोग बोलते हैं कि शराब के साथ मैं जूस ले सकता हूँ या कैसे ले सकता हूँ कि हमारे लिए वो लीवर को काम करेगा, कोई डैमेज तो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे मैंने एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जो आपका हमारा जो काफ़ी सारे पॉडकास्ट हमारे जो चलते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं लीवर को लेके। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे भी हैं। तो पहले मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। फर्स्ट इज सुमन तिवारी जी बात करते हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। अच्छा। तो जब वो अपने पति को बोलती हैं कि ड्रिंक करना सही नहीं है, तो उसके हस्बैंड कहते हैं मैं इतने सालों से पी रहा हूँ, अब तक तो मेरा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। ना ही मुझे कोई सिम्टम आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने हस्बैंड को कैसे समझाऊं कि शराब आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। एक तो क्या नाम बताया आपने व्यूअर का? सुमन तिवारी। सुमन तिवारी जी। तो सुमन तिवारी जी, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप ये वाली लाइंस जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, आप अपने हस्बैंड को बता सकते हैं कि लीवर के हेपेटोसाइट्स को डैमेज करती है शराब। ओके। ठीक है। इथेनॉल मिथेनॉल का मिक्सचर है। ठीक है। कैसे काम करता है हम वो नेक्स्ट उसमें बताएंगे सुमन जी। ठीक है। लेकिन पेशेंट को, आपको अपने पति को ये समझाना है कि आप अगर इतना ज़्यादा करोगे तो आपके हेपेटोसाइट्स जो हैं वो टूटना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। टूटना स्टार्ट होंगे तो उसमें से जो एंजाइम है ग्लूकरनाइल ट्रांसफरेज वो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो उसके साथ साथ आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ कि ग्लूकोनाइन ट्रांसफरेज नहीं बन रहा है, वो भी अल्कोहल की वजह से, जो होता गिलबर्ट सिंड्रोम में है या क्रिगलर निजार सिंड्रोम में है। तो कितनी टॉक्सिक हो सकती है शराब लीवर के लिए, वो यहाँ से पता लगता है।
नहीं, जैसे उन्होंने बोला ना कि अब इसमें मेंशन, ऐसे उन्होंने सवाल लिखा था उन्होंने कि 10 साल हो गए उनको जो है शराब पीते हुए, पर अभी तक कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है। ये अडेप्टिव है। उनको बोले कि आप अपना LFT करवाएं। LFT के साथ साथ आप अपना एक वायरल लोड का टेस्ट आता है, जिसमें सारे के सारे वायरल लोड जो आएंगे लीवर के, वो सारे के सारे आ जाएंगे। उसमें कंफर्म हो जाएगा कि कितने एंजाइम्स आपके बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो शराब पीते हैं लोग, उनमें लीवर के कुछ एक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, ALT और AST, GGT, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ऐसे एंजाइम्स होते हैं। आपको फिर पता लगाना है कि ये बंदा शराब पीता है या नहीं पीता है। वो कैसे पता लगाएंगे बताओ? अच्छा, ये एंजाइम सबसे उस पीलिया की, जब पेशेंट को पीलिया हुआ, शराब पीने वाले व्यक्ति को पीलिया हुआ, ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये शराब से हुआ है या पेशेंट के कुछ किसी कंटेमिनेटेड फूड से हुआ है, या ये एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, या RBCs टूटे हैं? सोचो, कुछ अलग से टेस्ट होगा या कैसा होगा? अब इसके बारे में I'm not sure. एक टेस्ट हमारे लीवर के एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं AST और एक ALT। सिंपल सी बात है, जिस किसी पेशेंट में कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड तो बड़ा ही मिलेगा, ठीक है, कुछ डिफरेंस हो सकता है। जिस किसी पेशेंट में AST लेवल्स 10 टाइम्स ALT लेवल से बड़े मिलेंगे, AST लेवल ज्यादा, जी हाँ, AST लेवल ज्यादा मिलेगा, 10 टाइम या 8 टाइम्स। समझ लेना कि अल्कोहल इंड्यूस्ड जॉन्डिस है। ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो लोग अपने घर में झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग शराब नहीं पीते, पेरेंट्स से छुप के पीते हैं, तो बेस्ट आंसर है उनके लिए कि अब आप खुद चेक कर सकते हैं आपके बच्चे शराब पीते हैं, आपके दोस्त शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तो ये तो आपने राज खोल दिया उनका। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, देखना कोई वाइब्स घर पे है ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक ना हो जाए ये चीज़, है ना, वाइफ के लिए टॉक्सिक ना हो जाए। तो ये ऐसा है कि जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं, अच्छा, इनको इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, तो आप उनके लीवर फंक्शन टेस्ट करवाओ, उसमें ये ज़रूर बढ़ा हुआ मिलेगा। आपको लग जाएगा पता कि पेशेंट अल्कोहल पीता है या नहीं पीता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड जॉन्डिस है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है पुरुषोत्तम कुमार जी दिल्ली से। ये पूछते हैं कि लीवर की जो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे अर्ली साइंस क्या देखने को मिलेंगे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है? लीवर में प्रॉब्लम जो आएंगी वो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, फैटी लीवर अलग चीज़ है, उसके ऐसा होता है कि भाई आपका एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक रीजन आपका जब जहाँ पे ये बीच वाली जो बोन है छाती की, जहाँ पे ख़त्म होती है, दैट इज़ एपिगेस्ट्रिक रीजन, वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंट को ब्लॉटिंग होगा, तो आप LFT का एक टेस्ट करवा सकते हो जिसमें आपका, या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो जिसमें आपको ये पता लग जाएगा आपका लीवर फैटी है। तो ये आपके अर्ली सिम्टम्स हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे एसिडिटी बनती है या ब्लॉटिंग होता है, आप उसमें पता लगा सकते हो। दूसरा मैंने कहा ना एक्ट्रस, है ना, हाइपर बिलिरुबिनीमिया पता नहीं कर सकते वो, इसके लिए LFT का टेस्ट चाहिए। ठीक है, नॉर्मल लेवल जब 1.2 से जब 2 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तब हमें पता लगेगा, उसके लिए LFT चाहिए। एक्ट्रस इज द मेन थिंग कि हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अर्ली सिम्टम्स हैं या नहीं है। आपके नाखून, जो वाइटिश पार्ट होता है नाखून का, है ना, वो थोड़ा सा पीला होना स्टार्ट हो जाता है, आपको लग जाना चाहिए पता कि आपके लीवर की बारी आ गई। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों के गर्दन में लाइन बनती है वो नहीं होनी चाहिए। लाइन कौन सी? मतलब कि ऐसे तो एक फैटी लोग होते हैं, जिनको ओबीज लोग होते हैं, उनको नहीं बोल रहे, नॉर्मल ह्यूमन है जिसका वेट नॉर्मल है, ठीक है, जिसका BMI के अंडर है, उसके लाइन बनती है, वो नहीं होना चाहिए, वो लीवर से रिलेटेड होता है, उसको एक बार अपना LFT करवा लेना चाहिए। उसके एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स जो हैं वो बढ़े हुए मिल सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंट को लीवर में इन्फेक्शन हो या फिर उसके हेपेटोसाइट्स काम नहीं कर रहे हैं। आपको एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला सवाल है, प्रीति जी हैं चंडीगढ़ से। वो कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर को पीलिया हुआ था, तो उन्होंने कोई गांव है वहाँ पे जाकर उन्होंने कोई झाड़ा करवाया, लेकिन अब उनको पीलिया हुआ पर उस झाड़े से उनका ठीक नहीं हो रहा, उनकी सिस्टर का ठीक हो गया था। ये ना डॉक्टर साहब, ये मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, शायद ये काफ़ी सारे व्यूअर्स के मन में भी होगा कि पीलिया जो है वो पीलिया के लिए कोई झाड़ा कराना सही है, झाड़ा से ठीक हो जाता है, क्या है मतलब? ये देखो, मैं इसमें दोनों चीज़ें 50-50 ट्रैवल करती हैं। आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर, हाँ, ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ का बेनिफिट भी बताता हूँ और इस चीज़ का आपको मैं विड्रॉल सिम्टम्स भी बता सकता हूँ। क्या होता है कि जब पुराने टाइम में आयुर्वेद में लोग काम करते तो लोगों को डराया जाता था कि बेटा आजा, आकर के मैं तेरी झाड़ फूक करता हूँ, झाड़ फूक से हो सकता है तेरी स्किन की जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगी, आजा। क्या करते थे, आप खुद सोचना, आप लोग भी खुद सोचना, व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप खुद अपने एक माइंड में पिक्चर लेकर के चलना, जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर आप सोचोगे तो आपको इस चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कि
किसी पर्सन को कोड हो गया, मतलब कि कोई कुष्ठ रोगी है या कुछ किसी को स्किन के कोई रैशेस हो गए, आप किसी हकीम के पास गए, उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ डंडी ली जिसके पत्ते हैं, हाँ, आप उसके पास बैठे और वो एक डंडी से आपके सिर के ऊपर गोल गोल घुमा रहा है और नीचे मार रहा है जोर से, फिर ऐसे से गोल और ऐसे, और एक मंत्र उच्चारण कर रहा है, ठीक है। तो वो जो डंडी है उसके स्पेशल जो लीव्स हैं उसमें से कुछ स्पेशल जो चीज़ें हैं, है ना, फाइटोकेमिकल्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो निकलते हैं और वो जाकर के उसके स्किन पे जाकर के बैठते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ही करते हैं झाड़ा, ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करके करूंगा, अगर वो नीचे लगेगा तो पत्ता टूटेगा, पत्ता टूटने से वो फाइटोकेमिकल्स थोड़ा सा एयर में आएंगे, एयर में आने के बाद स्किन पे बैठेंगे तो वो उसका झाड़े से वो ठीक हो रहा है। एक तरह का ये डराव है कि तू आएगा, आने के बाद तेरा झाड़ा करूंगा, झाड़े से हो जाएगा, बस ये डराव है कि मंत्र उच्चारण होगा उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में काम कर रही है वो पत्ते काम कर रहे हैं। आप देख लेना, वो स्पेशल टाइप ऑफ पत्ते ही यूज करते हैं, वो किसी भी जड़ी बूटी को उठा करके नहीं करते, वो एक स्पेशल पत्ते होते हैं जिनको उनको भी किसी ने सिखाया होता है। हमारे यहाँ तो उससे बोलते हैं गांधले के पत्ते बोलते हैं वैसे के लिए, कड़ी पत्ते के पत्ते आते हैं और एक हमारे पास एक बड़े बड़े गांधले के पत्ते आते हैं, उनको बोला जाता है, वो करवाया जाता है पेशेंट को। तो ऐसे ऐसे करते मतलब हैं, ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है, और एज सच आप इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर ना हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई झाड़ फूक होने से जॉन्डिस जाता है, या लोगों में ऐसा मिथ भी अभी हम हल्दी खाएंगे या पीला पहनेंगे, है ना, उससे जॉन्डिस चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हल्दी हम लोग कितना प्रमोट करते हैं हल्दी को, हल्दी में कैंसर को ठीक करने के कितने जल्दी चांसेस होते हैं। तो हल्दी कैसे, मैंने पूरा पैथोफिजियोलॉजी बता दिया, हल्दी कैसे कॉज कर सकती है जॉन्डिस, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि पीला नहीं खाना, मैंगो खाने से मना कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं पीला है, कपड़ा पहनने से मना कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो इसलिए थोड़ा सा पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड को, कि पेशेंट थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझे पीला होगा, उसने पीले कपड़े डाले होंगे, थोड़ा सा उसका माइंड सेट वैसा हो जाता है कि नहीं मुझे पीला नहीं डालना है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा ऐसा लोगों ने चलाया होता है कि ठीक है पीला नहीं डालना इससे पीला हो जाएगा, ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपकी स्प्लीन, लीवर और सर्कुलेशन बता दिया ना मैंने, साथ में आपका ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड कब बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड कब बढ़ेगा, इसमें कोई टर्मरिक का रोल नहीं है, कोई कपड़े का रोल नहीं है, ठीक है, कोई झाड़ फूक का रोल नहीं है। आप अपने मन की संतुष्टि के लिए जरूर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जाएंगे तो वो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट लेना ना भूलें, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ट्रीटमेंट में मैं 3 मेडिसिन बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको। बिल्कुल, अगला सवाल। आई होप प्रीति जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया है। नेक्स्ट सवाल है, ये मुझे खुद हंसी आ रही है सवाल पढ़ के। बांके लाल जी बिहार से लिख रहे हैं। उन्होंने आचार्य जी की कोई वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने DIP डाइट के बारे में पढ़ा था। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि अल्कोहल पीने से पहले तो क्या मैं प्लेट 1 में क्या मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ, उसके बाद मैं शराब पी सकता हूँ कि नहीं पी सकता? नहीं ऐसा नहीं है बांके जी, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। तो आप अगर देखो, शनिवार को अगर आप तेल चढ़ाते हो शनिदेव के ऊपर, और तेल चढ़ाने के बाद और काले तिल चढ़ाने के बाद अगर आप नॉनवेज खा लेते हो, तो उस तेल चढ़ाने का फ़ायदा क्या है फिर, है ना। पहले चढ़ा लो या बाद में चढ़ा लो, लेकिन आपको नॉनवेज या फिर नॉन वेजिटेरियन आपको करना ही करना है ना चीज़ें, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। मैंने अभी कहा कि अल्कोहल से लीवर के हेपेटोसाइट्स डैमेज होंगे ही होंगे। हाँ, किसी दिन मद्य पान के ऊपर, मद्य वैसे बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। मद्य कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि मद्य पीने के क्या लाभ होने चाहिए और कितनी मात्रा में मद्य पीना चाहिए, कौन कौन से लोगों को शराब पीनी चाहिए और कौन कौन से लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, वो किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में कर लेंगे। आई थिंक अगर ये पॉडकास्ट हो गया तो सारे जितने भी लोग जो है वो शराब पीते हैं सब आ जाएंगे। डेफिनेटली ये पॉडकास्ट हमें बनाना चाहिए, तो इसके ऊपर वो बना लेंगे, लेकिन ये बताया हुआ है वो बॉडी के ओज के वर्धन के लिए बनाई हुई चीज़ें, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चीज़ें बताई गई थी उस टाइम में। आपको शराब नहीं पीनी है, बस इतना ध्यान में रखना है। और सस्ती शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। जितनी महंगी, देखो सस्ती शराब जो है वो 1 बार फर्मेंटेशन से बनेगी या 2 बार फर्मेंटेशन से बनेगी। जितनी महंगी शराब अगर आप पियोगे तो वो 4 से 5 बार डिस्टिलेशन से बनेगी। डिस्टिलेशन प्रोसेस आता है, जितनी ज़्यादा डिस्टिलेशन होगी उतना ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा होता है। लीवर को कम काम करना पड़ता है उस शराब को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने के लिए। लेकिन आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आप ना पिए। तो बांकेलाल जी, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है। चाहे शराब पियो, मतलब फ्रूट्स आपको सिर्फ खाने के साथ ही खाने हैं, लेकिन शराब पीने के लिए फ्रूट्स नहीं खाने हैं। जी हाँ।
तो अगला सवाल है विकास वर्मा जी का कि मुझे काला पीलिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर इसका पहले आंसर अगर हमें मिल गया। हाँ आंसर मैंने बता दिया आपको। फटाफट अपने अटेंडेंट के साथ हॉस्पिटल में जाना है, जाकर के कुछ चेक करवाना है, कुछ वायरल लोड होंगे, कुछ टेस्ट होंगे नेक्स्ट, उससे पता लगेगा कि कहाँ तक आपका बिलिरुबिन पहुंचा और उसमें हम क्या नेक्स्ट चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट चलेगा उसका। इसके अलावा एक और सवाल है, ये मेरा भी था ये वाला, कि मैंने भी बहुत सारी ना आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग रील्स देखते हैं, तो मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी हैं जिसमें हर रोज़ ही कुछ ना कुछ मिल रहा है कि लीवर डिटॉक्स करें, कोई कांजी बता रहा है और कोई जो है बीटरूट का जूस। हर तीसरी रील यही आ जाते हैं कि अपने लीवर को घर बैठे डिटॉक्स करें, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो लीवर डिटॉक्स करने के लिए आपके पास तांबे के बर्तन में पिया हुआ पानी भी बहुत है, और जो हम मैजिक वाटर बताते हैं या फिर अल्कलाइन वाटर बताते हैं पेशेंट को पीने के लिए, उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको लीवर डिटॉक्सिफाई करना है तो आप हेम्स हॉस्पिटल में अपनी बुकिंग करवाएं, एक वीसी करवाएं, वीडियो कंसल्टेशन से डॉक्टर के साथ बात करें कि कहाँ पे आपको आना चाहिए। मल्टीपल हमारे सेंटर्स हैं, मल्टीपल हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कहाँ पे आपको कौन सा ट्रीटमेंट मिलेगा कंसल्टेशन के थ्रू। इवन दो आप किसी भी ओपीडी में विजिट कर सकते हैं, विजिट करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ जैसे आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंगली आपको इलाज मिल जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इज नथिंग जस्ट अ पंचकर्म, जिसमें पंचकर्म में 5 चीज़ें आएंगी, निरुवस्ती, अनुवासनवस्ती, वमन, विरेचन, और उसके पीछे की कुछ चीज़ें होती हैं, स्नेहन स्वेदन वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो वो आपकी प्लान्ड चीज़ें होती हैं जो आपको एक पंचकर्म का एमडी डॉक्टर ही कंफर्म करके बताएगा, जो आपको हॉस्पिटल में ही परफॉर्म होंगी, उससे पहले परफॉर्म नहीं होंगी। मतलब मैं घर पे अपने लीवर को डिटॉक्स नहीं कर सकती? नहीं, इतना ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं कुछ ट्रीटमेंट बता देता हूँ। अच्छा, इस पार्ट को हम लोग एक ट्रीटमेंट में बता देते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स जो आप घर बैठे पेशेंट को दे सकते हो, जिससे आप अपनी जीआईटी प्रॉब्लम्स को, फैटी लीवर को, या आप अपनी कुछ जॉन्डिस की लेवल्स को मेंटेन कर सकते हो। नागरमोथा, ओके, इसको ग्राउंडनट भी बोल देते हैं, बहुत लोकल भाषा में बोलते हैं। क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्लांट भी नहीं होता है, रिवर साइड मिलता है। इसकी जैसे अरबी होती है वैसा एक नीचे इसका फ्रूट होता है, और उसके ऊपर एक लंबी सी डंडी होती है जिसका हाथ जितना बड़ा एक पत्ते होते हैं, स्पाइक्स होती हैं उस पत्ते की। नागरमोथा एंटी इन्फ्लामेटरी, हेपेटाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपको हेपेटाइटिस से बचना है तो आज से ही ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। नागरमोथा की काढ़ा स्टार्ट कर दो एज सुन एज पॉसिबल। आपको पंसारी से मिल जाएगा, या आप गूगल करें, गूगल से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नागरमोथा को आप उबालें, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, हिपैटिक टॉक्सिसिटी को कम करता है, है ना, लीवर को बचाएगा ही बचाएगा। आप सुबह शाम काढ़ा स्टार्ट कर दे, लीवर आपका डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो मेडिसिन आती है वो हमारी आती है कुटकी, पाइकोराइजा कुर्रुआ, इसका बोटेनिकल नेम है। और कुछ ब्लैक कलर की देखने को मिलती है, चंबा साइड बहुत होती है, हिमाचल वाली साइड में बहुत देखने के लिए मिलती है। इवन दो कि कुछ किसानों ने नर्सरी भी बनाई हुई है, बिजनेस भी करते हैं लोग इस चीज़ का, बहुत महंगी बिकती है। आप जान के हैरानी होगी, 400 रुपये kg कुटकी। जी हाँ, 400 रुपीज़ kg। लोग 20-20 लाख, 40-40 लाख आज के टाइम में मेडिसिनल हर्ब से पैसा कमा रहे हैं, और बहुत अच्छी पोटेंट मेडिकेशंस बनाने के लिए दे रहे हैं, जो लीवर के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो पाइकोराइजा कुर्रुआ, ठीक है, इसमें आपको जितनी ये कड़वी होती है, इसमें थोड़ा सा शुगर भी मिलता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर देखने के लिए मिलते हैं। क्या करते हैं कि वो शुगर पेशेंट जब खाता है, उस लीवर के पेशेंट को हम लोग मीठा नहीं देते, मधुर रस नहीं देते, है ना, वो एक अलग कंसेप्ट है, क्यों नहीं देते, वो आयुर्वेद का नेक्स्ट पार्ट है, वो आपको फिर कभी बताऊंगा। तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन करता है कुटकी। बहुत अच्छी ड्रग है। आप आधे से आधे चम्मच को पानी में उबाल के सुबह शाम नागरमोथा के साथ उबाल के आप ले सकते हो। ठीक है, हम लोग इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को कुटकी जो है वो आईपीडी में भी देते हैं, रेगुलर बेसिस पे 3 टाइम्स चलती है, थ्राइस अ डे। ठीक है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और कोई भी ले सकता है कि कोई भी ले सकता है, बस बच्चे 12 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देनी कुटकी। ठीक है, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी करती है, लेकिन बच्चों में करती है, क्योंकि बच्चों का लीवर जो है इतना काम नहीं करता और डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, लेकिन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग अच्छे से ले सकता है। जो थर्ड मेडिसिन है जो जॉन्डिस में पेशेंट को दी जाती है सबसे ज़्यादा, वो है कालमेघ। कालमेघ, देखो इसका नाम जितना छोटा है, दर्शन उतने बड़े हैं। इस मेडिसिन के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो कम है, जितनी तारीफ करो उतना कम है।
काल मेघ इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एक बात बताऊंगा कि एक रिसर्च आई थी इसके ऊपर, काल मेघ के ऊपर, जो आपको जान के हैरानी होगी कि वो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ओके। पोर्ट ब्लेयर में ये रिसर्च हुई थी कि इस मेडिसिन से काला पीलिया और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कम हो सकता है ओके। काल मेघ से। जी हाँ, काल मेघ से। काल मेघ इज अ किंग ऑफ बिटरनेस। उस रिसर्च पेपर में 2021 में आया था, जिसे सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था। ठीक है, तो उस काल मेघ के बारे में उसमें बताया गया था कि ये जितनी ज़्यादा आप घरों में उगाओगे उतने ज़्यादा लीवर के डिसऑर्डर से दूर रहोगे। पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह है अंडमान निकोबार में, है ना, इंडिया में ही पड़ता है। सुना है मैंने। वहाँ के लोगों ने इसको, आप सोचो आप उन लोगों की मेंटालिटी कैसी आ गई, उन लोगों ने उसको एज अ ऑर्नामेंटल घर पे ग्रो करना शुरू कर दिया था पोर्ट ब्लेयर में। हमारी इंडियन ड्रग है, हमारी इंडियन मेडिसिन है, वहाँ पे उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था, और लोग उस चीज़ को अपनी चाय में, अपने खाने में, अपने डेली रूटीन नहाने के पानी में उस मेडिसिन की चीज़ को डालना स्टार्ट कर दिया था। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन इसलिए है कि इस मेडिसिन के लीव्स, इस मेडिसिन के बाक, इस मेडिसिन का रूट, तीनों चीज़ के ऊपर रिसर्च की गई। इस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि जितनी मात्रा हमें फाइटोकेमिकल्स की रूट से मिल रही है, उतनी ही मात्रा लीव्स में, उतनी ही मात्रा बाक में, उतनी ही मात्रा पूरे स्टेम में और पूरे प्लांट में मिल रही है। मतलब इस प्लांट का कुछ भी आप यूज कर सकते हो लीवर से रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर में, मैक्सिमम इन काला पीलिया। तो मतलब ये इजीली अवेलेबल होती है सब जगह? इजीली अवेलेबल मिलती है, लेकिन आपको ये एग्रीकल्चर, आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ से आप इसका बीज ले सकते हो, घर पे उगा सकते हो। आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेना भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक बात बताओ, एक यूडिलिव नाम की मेडिसिन आती है जो मॉडर्न के पेशेंट्स को दी जाती है, 300 mg, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में दी जाए। बताऊंगा नहीं कैसे लेते हैं, ठीक है, काल मेघ को कैसे लेते हैं यूडिलिव के कंपैरिजन में। अगर मैं बताऊंगा तो ये है ना, कुछ गलत हो जाएगा। ये लोग जो है वो खुद ब खुद घर पे स्टार्ट कर देंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो यूडिलिव 300 mg के आसपास आती है, जो जॉन्डिस के पेशेंट में मॉडर्न के डॉक्टर्स डालते हैं। बस इतना बता दूंगा कि काल मेघ उसका बहुत रिजेम्बलेंस में काम करता है। कितनी डोजेज में करता है, कितने टाइम में लेनी चाहिए और कितने दिनों में लेनी चाहिए, वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। काल मेघ हम अपने लीवर को वैसे हेल्दी रखने के लिए नहीं ले सकते? ले सकते हैं काल मेघ को, लेकिन वो अगर उसकी मात्रा अगर ज़्यादा चली जाए, मान लो कि 1 चम्मच ही किसी ने दिन में 3 चम्मच लेना स्टार्ट कर दिया पाउडर को, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ऑब्वियसली कोई भी मेडिसिन है, अगर आप लेना ऐसे स्टार्ट कर दोगे, इट विल कॉज, है ना, कोई ना कोई ट्रीटमेंट में उल्लंघन करेगा। आपको डॉक्टर से ही पहले पूछ के उसके बाद ही करना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, तो अगला सवाल है विनीता जी का है, हरियाणा से। वो पूछ रही हैं कि उनको ना एक बार पीलिया हुआ था, तो जब उनको पीलिया हुआ तो उन्होंने कंघी से उनको इतनी ज्यादा खारिश हो रही थी, तो पूरी बॉडी उन्होंने अपनी कंघी से पूरी छील डाली थी। तो ऐसा मतलब क्या है, इतनी ज्यादा खारिश क्यों? देखो, ये मैक्सिमम फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। क्यों देखने के लिए मिलता है? जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया और आपके हेपेटोबिलियरी सिस्टम में ब्लॉकेज आ गई किसी वजह से, या वो श्रिंक कर गया, या वहाँ पे कोई ना कोई पथरी फंसी हुई है, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ साथ लीवर के एंजाइम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं 5 न्यूक्लियोटाइड टाइडेज, या फिर ALT या फिर AST। ये जब बॉडी में, ब्लड में बढ़ेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएंगे। आप कभी देखना कि कुछ ऐसे लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े होते हैं, उनकी आंखों के ऊपर ना यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज सी बन जाती हैं। हाँ, आंख के ऊपर, उसे ज़ैंथोमास बोलते हैं। आप सिंपली उस पेशेंट का LFT करवाना स्टार्ट करो। पेशेंट को बोलो LFT करवाए, या अपने लीवर के एंजाइम्स को, पूरा वायरल लोड को चेक करवाए। उसमें चेक मिल जाएगा आपको कि कोलेस्ट्रॉल लेवल पेशेंट के बहुत मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए मिल जाएंगे। या हार्ट के कुछ टेस्ट आते हैं, वो करवाएं, आपको लग जाएगा पता कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। लीवर में कहाँ काम नहीं हो रहा है? या तो स्टेसिस है, या वो हेपेटोबिलियरी जंक्शन या हेपेटोबिलियरी ड्रेनेज वो काम नहीं कर रहा है, या आपके हेपेटोसाइट्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक आखिरी सवाल एक और है। शुभम जी बात करें पंजाब से, उन्होंने पूछा कि खाने पीने की चीजों से भी फैलता है क्या? मैंने कहा कि हेपेटाइटिस C कंटेमिनेटेड वाटर,
है ना। अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पियोगे या कंटेमिनेटेड फूड खाओगे तो कोई ना कोई बैक्टीरिया एंड कोई ना कोई प्रोटोजोआ आपके पेट में जाएगा, जो जाकर के सर्कुलेशन से लीवर में हिपेटोसाइट्स में काम तमाम। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक, आपने Welcome. बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स को वो सारी जानकारी मिल गई है, तो आप घर बैठे भी अपने आप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर थोड़े से भी सिम्टम आपको ऐसा कोई दिखाई दे रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आई होप आप सबको अपने सवालों के जवाब आज हमारे इस हेल्थ पॉडकास्ट में मिल चुके हैं। इस पॉडकास्ट को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।